Hello students, in this particular class and video we are going to take our discussion about data and information further. ठीक है, so हमने पिछले क्लास में क्या सीखा कि डेटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज क्या होते हैं, व्हाट आर देयर कंसेप्ट्स एंड क्या रिलेशनशिप होता है डेटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के बीच में। करेक्ट। नाउ इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग उस डिस्कशन को आगे ले जाके ये देखेंगे कि भाई क्या सोर्सेज होते हैं डेटा के, फाइन, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज, and we are going to talk about the on the basis of sources of data we are going to talk about the categories of data, right? So let's start. देखिए, जब हम लोग इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, ठीक है, तो इनपुट डिवाइस में क्या आता है? कीबोर्ड आता है, माउस आता है, स्कैनर आता है, ठीक है। सो ऐसे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। इनपुट डिवाइसेस बहुत सारे हैं आपके। तो इनपुट डिवाइसेस से आपको क्या मिलता है एक्चुअली? तो रॉ फॉर्म डेटा मिलता है, ठीक है, रॉ फॉर्म ऑफ डेटा, है ना। कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, आपको मतलब यू आर अ कंप्यूटर, सो कंप्यूटर को क्या मिलता है? रॉ फॉर्म ऑफ डेटा, फाइन। जैसे कि क्या मिलता है भाई, आप क्या इनपुट करते हो? तो कीबोर्ड अगर यूज करोगे तो ए से जेड के बीच में आप जो है लेटर्स इनपुट करोगे, कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में लेटर्स इनपुट करोगे, सिमिलरली 0 से 9 के बीच में लेटर्स आप प्रेस करोगे, है ना। और अदर लैंग्वेजेस होते हैं, उस अदर लैंग्वेजेस के अल्फाबेट्स जो है उनको यूज करोगे, ठीक है। अदर लैंग्वेजेस के जो सिलेबल्स होते हैं उनको यूज करोगे, है ना। सिमिलरली आप क्या करते हो? इमेजेस, भाई अगर स्कैनर लोगे तो क्या मिलेगा आपको? इमेज मिलेगा, करेक्ट। तो एक्सेट्रा, इस टाइप के डिफरेंट आपको जो है रॉ फॉर्म ऑफ डेटा मिलता है, ठीक है। लेकिन जब कंप्यूटर इसको स्टोर करता है तो इसको कैसे स्टोर करता है? बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है, राइट। किसके फॉर्म में स्टोर करता है? बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी मतलब 0 एंड 1 के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। नाउ द सोर्सेस ऑफ डेटा आर डिफरेंट, है ना। द सोर्सेस ऑफ डेटा आर डिफरेंट, ठीक है। एंड व्हेन आई से सोर्सेस ऑफ डेटा आर डिफरेंट, ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि क्या होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि इसी के एग्जांपल में अगर मैं इमेज कहता हूँ, ठीक है, तो देखो इमेज जो होता है उसको किस फॉर्म में होता है? आरजीबी के फॉर्म में होता है, उसको भी 0101 में कन्वर्ट करता है। अगर हम लोग वीडियोस की बात करते हैं तो वीडियोस किस फॉर्म में होता है? फ्रेम्स के फॉर्म में होता है, उसको भी 0101 में कन्वर्ट करता है। अगर हम लोग टेबल्स की बात करते हैं तो टेबल्स किस फॉर्म में होता है? रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है, उसको भी 0101 में मतलब जो भी डेटा है एवरीथिंग इज कमिंग इन 0101। चलो हम अगर ले लेते हैं फी रिसीट, ले लेते हैं फी रिसीट भी आता है। जो आप पेमेंट करते हो ना, फी देते हो अपने स्कूल में, तो स्कूल कॉलेज की जो फी होती है उसकी रिसीट जो आपको मिलती है उसमें क्या होता है? कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, आपके रोल नंबर्स होते हैं, कुछ नॉन न्यूमेरिक होते हैं, ठीक है, नॉन न्यूमेरिक होते हैं। तो अभी क्या होता है कि ये जो न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, इमेजेस, वीडियोस, एवरीथिंग, टेबल्स, ये सारी चीजें होती हैं, अरे कंप्यूटर को इसको तो प्रोसेस करना है ना, तो पहले कंप्यूटर को इसको कैटेगराइज करना पड़ेगा, करेक्ट। सो जब सोर्सेस ऑफ डेटा आपको पता चल जाता है, मतलब कंप्यूटर को पता चल जाता है, तो वो कैटेगराइज करता है। तो हमने क्या कैटेगरीज बनाई है? लेट्स सी दोज कैटेगरीज, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ डेटा कौन कौन से होते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट। टाइप्स ऑफ डेटा, so there are three types of data. Fine. So first is known as structured data. First is known as structured data. What is the second one? That is unstructured data. Unstructured. And what is the third one? Semi-structured data. Fine. Semi-structured data. अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि what exactly are these categories. Fine. तो अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड डेटा, तो अभी हम लोग क्या है, हम लोग तो इंग्लिश अच्छे से समझते हैं ना। जो इंग्लिश नहीं समझते हैं उनको भी अगर मैं बोलूं कि भाई स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, तो पहले दिमाग में ये आएगा कि भाई कुछ तो होता होगा, ये कुछ स्ट्रक्चर होगा डेटा का, है ना। जो कुछ स्ट्रक्चर होगा जो फॉलो करेगा, है ना। सो दैट्स व्हाई दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर्ड डेटा फर्स्ट पॉइंट जो
इस कैटेगरी को डिफाइन करता है, दैट इज इट फॉलोज व्हाट, अ स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डेटा फॉलोज क्या, स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, है ना। एंड इट इज व्हाट, इजी टू कॉम्प्रिहेंड, इट इज इजी टू कॉम्प्रिहेंड। फाइन। देन एक और पॉइंट आता है कि भाई सिंस वी हैव अ स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, इट कैन बी सॉर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ascending or descending order. Fine. It can be a part of ascending or descending order, or it can be sorted in ascending and descending order. Fine. अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर मैं कहता हूं रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, सो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि द डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स। उसके साथ इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट जो भी आपके पास, हम स्ट्रक्चर डेटा में जो भी डेटा आपके पास आ रहा है, सो दे आर स्टोर्ड इन सच अ वे दैट इट इज डिफाइंड एक्सप्लिसिटली कि जो भी आपके पास डेटा है वो क्या डेटा है, ठीक है, एक्सप्लिसिटली इट इज डिफाइंड। तो उसके लिए क्या है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट वन एग्जांपल। व्हाट इज दैट एग्जांपल? अगर आपके जो क्लास के टीचर है वो मंथली अटेंडेंस रख रहे हैं, ठीक है, मंथली अटेंडेंस। फाइन। सो मंथली अटेंडेंस में क्या क्या आता है, लेट्स सी, ठीक है। पहले क्या आएगा, सीरियल नंबर आएगा। फाइन। उसके बाद क्या आएगा, रोल नंबर आएगा, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देन क्या आएगा, नेम ऑफ द स्टूडेंट। फाइन। देन क्या आएगा, भाई कौन से मंथ का मुझे अटेंडेंस देखना है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, अटेंडेंस कितना था उस पर्टिकुलर मंथ में। तो देखो ये पहले क्या डिफाइन हो गया, एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया, है ना, कि भाई जो आपका वैल्यूज आएंगी वो ऑन द बेसिस ऑफ दीज हेडिंग्स आएंगी, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास चार जो है इसमें वैल्यूज हैं, है ना। तो रोल नंबर ले लो, जैसे कि रोल नंबर हो सकता है R1 R2 R1 R2, ठीक है। और नेम ले लो, रोहन, गीता, रोहन एंड गीता, ठीक है। मंथ ले लो, मान लो कि एक मई मंथ का है, एक जून मंथ का है, ओनली ऑफ टू स्टूडेंट्स। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ही स्टूडेंट है, इसमें 95 परसेंटेज लिख लो। यहाँ मैं और अच्छा स्ट्रक्चर बना देता हूँ जब लिखता हूँ कि अटेंडेंस मेरा परसेंटेज में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें तो वैल्यूज आती है ना, मैं परसेंटेज नहीं लिखूंगा इसमें, है ना। इसलिए मैंने ऊपर में डिफाइन कर दिया। मैं लिख सकता हूँ इसको 85, यहाँ इसको 90 दे देता हूँ, 65, है ना। तो देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है जिसमें आपका सीरियल नंबर मतलब आपके जितने भी वैल्यूज हैं वो यहाँ से पता चल जाएगा, आपका लेंथ क्या है, रिकॉर्ड का साइज क्या है। उसके बाद दो रोल नंबर्स हैं, है ना। उन दो रोल नंबर्स के मैंने जो है दोनों नेम भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि R1 रोहन का होगा। ऐसा नहीं है कि अगली बार R2 के सामने रोहन लिख दिया। उसके बाद मंथ दे दिया कि भाई मई के मंथ का और जून के मंथ का दोनों का जो है अटेंडेंस दिया हुआ है, ठीक है। इससे क्या पता चल गया, ये मुझे क्या पता चल गया, मुझे जो है एक स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है। अब क्या कर सकता हूँ, अब अगर मैं इसी को समझना चाहूँ, इसी को आप असेंडिंग, मैंने क्या बताया था सेकंड पॉइंट, असेंडिंग डिसेंडिंग में कर सकते हैं। मुझे चाहिए कि सीरियल नंबर के हिसाब से असेंडिंग में आए, तो मुझे क्या दिखेगा कि भाई 1 2 3 4 मिलेगा। अगर मैं इसी को बोलता हूँ कि नहीं सीरियल नंबर नहीं, मुझे जो है डिसेंडिंग में चाहिए, तो 4 3 2 1 मिलेगा। सिमिलरली मैं अगर कहता हूँ कि अटेंडेंस अभी क्या है, ये अलग अलग अटेंडेंस है, मैं कहता हूँ कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, 65 आएगा, फिर 85 आएगा, फिर 90 आएगा, 95 आएगा, और उसके टर्म्स में बाकी जो डेटा है ना वो अरेंज हो जाएंगे, करेक्ट। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपका जो है जो है एक स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, ठीक है। ये जो आपका सॉर्टेड है ना, दिस सॉर्टिंग इज ऑप्शनल, ऑलवेज अंडरस्टैंड, ठीक है। यू कैन डू सॉर्टिंग बट इट इज ऑप्शनल, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो अब मैं अगर इसकी और एग्जांपल्स की बात करता हूं तो क्या आएगा, अगर मैं मंथली सेल्स ट्रांजैक्शंस देख रहा हूं, ठीक है, कि किसी एक कंपनी ने
एक मंथ में कितना सेल किया है, मान लो टीवी का कितना सेल किया है ना, तो ये भी जो है स्ट्रक्चर डेटा होता है। मान लो कि ऑनलाइन रेलवे टिकटिंग सिस्टम है, ऑनलाइन रेलवे टिकटिंग सिस्टम है, तो उसमें क्या है कि उसमें ये बताएगा सिस्टम कि एक मंथ में मेरा जो है कितना जो है ट्रांजैक्शन हुआ, वो भी एक जो है स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। अगर आप एटीएम ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, आप आप अगर कभी नहीं एटीएम का ट्रांजैक्शन किए हो, तो कभी अपने फादर से जो है या मदर से उनको आप बोलो, अपने पेरेंट्स को बोलो कि पापा या मम्मी, आप जो एटीएम का ट्रांजैक्शन करते हो उसका जो स्लिप आता है वो प्लीज मुझे एक बार आप दिखाइए। तो आप उसमें क्या दिखेंगे कि एटीएम के डेट वाइज कहाँ कहाँ आपने पैसे निकाले हैं, या आपने क्या किए हैं कि जितने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए हैं तो कहाँ कहाँ पे आपने पैसे जो है सब ये किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, और या फिर आपने जो है पैसे डिपॉजिट किए हैं, या कहीं पे आपने कुछ खरीदा है तो परचेजिंग के लिए पैसे लगे हैं। वो सारा सीरियल नंबर वाइज, डेट वाइज आपको प्रॉपर, आपको जो है ना मंथली रिकॉर्ड भेजता है कौन, आपका बैंक, ठीक है, जहां पे भी आपका अकाउंट है। तो ये आप देख सकते हो, या अपने पेरेंट्स से आप बात करो और एटीएम ट्रांजैक्शन एक बार देखने की कोशिश करो, आप समझ जाओगे कि इट इज एन स्ट्रक्चर्ड डेटा। वहां पे आपका जो भी आपका जो है जो आपने पैसे कहीं कहीं पे जो है यूज किए हैं, मनी जो है आपने जो स्पेंड किया है, दैट एक्सपेंडिचर इज शोन प्रॉपरली, डेट वाइज, टाइम भी दिया होता है, ठीक है, कभी कभी ट्रांजैक्शन का जो डिटेल्स आते हैं मंथली, फाइन। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है आपका योर सेकंड कैटेगरी, एंड दैट कैटेगरी इज व्हाट, दैट इज नोन एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, फाइन। नाउ एज द नेम सजेस्ट्स, वेरी इजी है ना, स्ट्रक्चर्ड मैंने बता दिया, तो अनस्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब होगा भाई, कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि द डेटा which are not organized, data which are not organized in any predefined predefined record format, ठीक है ना। तो इस ये क्या हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, कि आपके जो ऑडियो वीडियो फाइल्स होते हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं, फाइन। इसके बाद क्या हो सकते हैं, आपके ग्राफिक्स, ठीक है, ये सारे ग्राफिक्स हो गया, किसी एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स भी हो गए। उसके बाद आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखो, तो सोशल मीडिया में कैसे होता है कि जैसे ट्विटर ही ले लो, है ना, तो सोशल मीडिया पोस्ट्स में क्या होता है कि पोस्ट जिसने किया है उसी का पोस्ट दिखा रहा है। ऐसा थोड़ी होता है कि जो ए का है, ए से जिसका जिसका नाम है पहले दिखाओ, बी से जिसका जिसका नाम है दूसरे में दिखाओ, ऐसा कभी नहीं होता है, जिसने जब पोस्ट किया वो दिखाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, एक सोशल मीडिया पोस्ट भी होता है। फिर उसके बाद जो आपको सैटेलाइट इमेजेस आते हैं, ठीक है, सैटेलाइट इमेजेस ये थोड़ी बोलते हैं कि भाई पहले मैं इंडिया का इमेज भेजूंगा, तब अमेरिका का इमेज भेजूंगा, तब मैं यूरोप का किसी कंट्री का इमेज भेजूंगा, ऐसा नहीं। सैटेलाइट इमेजेस में उसको जहां जहां से सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ, उसको जहां जहां से इमेज मिलता है, इंपॉर्टेंट इमेजेस, वो भेजते जाता है। वो किसका काम है, वो नीचे जो बैठे हैं सेंटर्स पे नासा में या इसरो में, दे आर रिक्वायर्ड टू चेक दोज थिंग्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इमेजेस फाउंड वो उससे जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है डेटा, फाइन। अब अनस्ट्रक्चर का एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि आपके जो है, मान लो कि अगर आपका स्कूल जो है आपको एक अटेंडेंस रिकॉर्ड भेज रहा है, ठीक है, मान लो कि एक अटेंडेंस रिकॉर्ड भेज रहा है, ठीक है, लेट्स सी। तो अटेंडेंस रिकॉर्ड में क्या होता है भाई, ऊपर में आपका स्कूल का नेम आ गया, ठीक है, मंथली अगर भेजता है ना, स्कूल का नेम आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, लोगो आ गया। तो लोगो क्या होता है, इमेज होता है, इट इज एन इमेज फाइल, फाइन। यहाँ स्कूल नेम आ गया, इसके बाद फिर क्या हो गया, यहाँ पे आपका नेम आ गया, है ना, उसके बाद रोल नंबर आ गया, उसके बाद क्या हो गया आपका जो है क्लास, फाइन। उसके बाद आपका जो है टोटल क्लासेस अटेंडेड आ गया, ठीक है, हाउ मेनी डेज यू आर प्रेजेंट, ठीक है, हाउ मेनी डेज यू वर एब्सेंट, ठीक है,
उसके बाद जो है मान लो कि यहाँ पे एक ग्राफ भी आपने दिखा दिया, ठीक है। ग्राफ, क्या चीज का ग्राफ? जो आपका अटेंडेंस का ग्राफ है। और यहाँ पे आपके प्रिंसिपल ने सिग्नेचर कर दिया। फाइन। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली इसमें देखो, एक यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पे नेम में टेक्स्ट आएगा, रोल नंबर में टेक्स्ट की जगह नंबर्स आ जाएंगे, है ना। क्लास में जो है आप कैसे लिखते हो क्लास, 11A 11B, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, न्यूमरिक एंड नॉन न्यूमरिक वैल्यूज आ रही हैं। टोटल में क्या आएगा, मैं मान लो लिखता हूँ 100, तो टोटल 100 है, उसमें से प्रेजेंट मान लो 50 है, एब्सेंट 50 है, तो न्यूमरिक वैल्यूज आ गई। प्रिंसिपल सिग्नेचर क्या हुआ, मान लो कि कोई सिग्नेचर है, वो प्रिंसिपल कर दे रहे हैं जो उनका सिग्नेचर है, तो ये एक इमेज या कुछ कुछ अ, ऐसे कैरेक्टर्स आ गए इस पर्टिकुलर में, इसमें जो कि ना ही न्यूमरिक है ना नॉन न्यूमरिक है, दे आर एक्चुअली अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स। ग्राफ आ गया मतलब दिस इज अगेन एन इमेज, ठीक है। ये क्या हुआ कि आपके पास डेटा तो आया बट देर इज नो स्ट्रक्चर, नो रिकॉर्ड दैट इज गेटिंग फॉलोड, एवरीथिंग इज इन वन पर्टिकुलर फाइल, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज अनस्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ डेटा, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका क्या, दूसरा कैटेगरी। अब इसके बाद एक और कैटेगरी होता है, व्हाट इज दैट कैटेगरी, दैट कैटेगरी इज सेमी स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। फाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट what do you mean by semi structured data. Okay, so in a very layman sense we can understand, because already we have seen what is structured and what is non structured. हम क्या समझ सकते हैं कि भाई नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर सेम ही है ना, तो दोनों का क्या होगा, कुछ मिश्रण होगा, देयर इज अ मिक्सअप ऑफ बोथ द स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड। सो हाउ इट इज अ मिक्सअप, तो इट हैज नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, नो well defined structure, but it maintains what, internal tags, internal tags or markings. Why? So that you can separate the different data elements. Okay, so what I am trying to tell you is semi structure is a mix up of structure and non structure, है ना। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि भाई इसमें क्या है कि आप नो वेल डिफाइंड कोई रिकॉर्ड रिकॉर्ड ऐसे मेंटेन नहीं कर रहे हो, लेकिन जो है उसमें कुछ इंटरनल मार्किंग्स हैं, जैसे कि आपका क्या है, सेमी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, अगर आप एक ईमेल लिख रहे हो, ठीक है, तो ईमेल में क्या होता है कि भी कोई, इट इज अनस्ट्रक्चर्ड ना, कोई टेबल फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन इंटरनली क्या होता है ईमेल के फॉर्म में, किसको भेज रहे हो, है ना। ईमेल कैसा होता है, ईमेल में आप जो है अगर ध्यान से देखोगे तो पहले क्या आता है, यहाँ पे एक टू का कॉलम आता है, एक सीसी का कॉलम आता है, उसके बाद बॉडी आता है, उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि भाई सेंड करना है या कैंसिल करना है ना। तो ये क्या हो रहा है कि एक्चुअली इट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड, क्यों, क्योंकि इसमें कोई रिकॉर्ड टाइप का कुछ मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो स्ट्रक्चर तो हुआ नहीं, लेकिन अनस्ट्रक्चर भी नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे इंटरनली आप बता रहे हो कि अगर यहाँ मान लो कि कुछ ईमेल आईडी लिखा हुआ है, तो ये ईमेल आईडी किसको भेजा जा रहा है, तो जिसको भेजा जा रहा है उसका लिखा जा रहा है। बॉडी में क्या है कि आपको जो कंटेंट लिखना है वो है, सो दैट्स व्हाई ईमेल इज आल्सो अनस्ट्रक्चर्ड। सिमिलरली आपका जो एचटीएमएल पेज होता है, ठीक है, तो एचटीएमएल पेज में एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो, अगर आप एचटीएमएल पेज को समझो, ठीक है, तो एचटीएमएल पेज मैंने जैसे यहाँ पे खोला है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि एचटीएमएल पेज में आपको ये सिंपल सा, इसको अगर समझो तो देखो, यहाँ पे इमेज है गूगल के फॉर्म में, यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भाई ये आइकन्स दिए हुए हैं कि अगर आपको याहू ओपन करना है तो इस पे क्लिक करो, अगर आपको नेटफ्लिक्स ओपन करना है तो इस पे क्लिक करो, सिमिलरली अगर आपको कुछ टाइप करना है, सर्च करना है, तो इस पे क्लिक करो, है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ यू एक्चुअली, दिस इज हाउ एचटीएमएल पेज इज डिजाइंड, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिकॉर्ड के फॉर्म में है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अनस्ट्रक्चर्ड है, कुछ आपको दिख रहा है ना। तो एचटीएमएल स्ट्रक्चर हल्का फुल्का दिख भी रहा है ना। एचटीएमएल पेज एक एग्जांपल हो गया। वैसे ही क्या होता है आपके पास ना, कुछ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वाले फाइल्स होते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सी एस वी फाइल कहते हैं, CSV फाइल,
ठीक है। तो ये CSV फाइल क्या होता है कि आप ना एक एक्चुअली रिकॉर्ड बनाते हो, जिसमें क्या करते हो कि जो भी आपकी वैल्यूज है ना, जैसे वैल्यू 1 फिर कॉमा लिखते हो, V2 कॉमा V3 कॉमा। तो इससे क्या होता है ना कि आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा फर्स्ट ये वैल्यू 1 के बाद मतलब वैल्यू 1 वैल्यू 2 के बीच में ये मतलब अगर मैं लिखता हूँ कि रोल नंबर R1 कॉमा नेम रोहन, तो मुझे ये समझ में आ जाता है अच्छा कॉमा के बाद जो है वो नाम है, कॉमा से पहले रोल नंबर है ना। तो है तो ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, कुछ हमें समझने की कोशिश करना पड़ रहा है, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं है, कुछ एक तरीका दिया हुआ है जिसको हम टैग्स या मार्किंग्स कहते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा इस तरीके से जो है आपका अनस्ट्रक्चर्ड वे में, सेमी स्ट्रक्चर्ड वे में ये डिफाइंड है ना। अभी देखो मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि अभी जो पिछली बार मैंने आपको समझाया इसमें क्या था कि ऊपर में सीरियल नंबर एवरीथिंग दिया था। सेमी स्ट्रक्चर्ड के वे में मैं क्या कर सकता हूँ, इसी इसी में मैं लिख सकता हूँ नेम, है ना, और यहाँ मैं लिख दूंगा रोहन, फिर लिख दूंगा नेम, ठीक है, और लिख दूंगा गीता, ठीक है, और उसके बाद मैं मंथ दे दूंगा, फाइन, और मंथ दे दूंगा, ठीक है, और सामने में मैं क्या लिख दूंगा भाई, मे लिख दूंगा, और यहाँ पे सामने में लिख दूंगा मे, ठीक है। उसके बाद मैं दोनों का क्लास दे दूंगा, ठीक है, और इसमें दोनों का क्लास दे दूंगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू लिख दूंगा 11A या 11B, ठीक है। तो अभी एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं इंटरनल मार्किंग्स दे रहा हूँ, किसके थ्रू दे रहा हूँ, तो दिस इज वन मार्किंग भाई, नेम, सो मुझे पता चल जाएगा ये रोहन है, मंथ, सो ये पता चल जाएगा ये मंथ है, मंथ ऑफ द ईयर, क्लास, इससे पता चल जाएगा रोहन किस क्लास में है वो, है ना। सो दिस इज इंटरनल मार्किंग, सो दिस इज सेमी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है कि ये अब इन टैग्स की जरूरत क्यों होती है, इसी को टैग्स बोलते हैं, हाँ? याद रखो ये क्या होता है, इंटरनल मार्किंग्स या टैग्स बोलते हैं। तो व्हाई दिस टैग्स आर इंपॉर्टेंट, सो दैट it is important for interpretation, sorry, interpretation of what, of data value when while processing, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस टास्क इज टैग्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे क्या पता चल जाएगा, अच्छा प्रोसेसिंग के टाइम में ये नाम है, ये मंथ ऑफ द ईयर है, और ये जो है इसका क्लास है, ठीक है, किस सेक्शन में है, कौन से क्लास में है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली सेमी स्ट्रक्चर्ड। सो नाउ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ डेटा, सोर्सेज ऑफ डेटा पहले हमने समझा, और उसके बाद थ्री कैटेगरीज ऑफ डेटा समझा, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, फाइन। अब हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है, दैट टॉपिक इज कि भाई व्हाट इज, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा कैप्चरिंग, ठीक है, डेटा कैप्चरिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा कैप्चरिंग, ओके। सो अब देखो मैंने आपको डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज सब बता दिया, अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई डेटा जो है अनस्ट्रक्चर्ड वे में है, स्ट्रक्चर्ड वे में हो रहा है, और सेमी स्ट्रक्चर्ड वे में हो रहा है। अब हमें ये समझना होगा कि डेटा कैप्चर कैसे होता है, ठीक है। तो देखो डेटा कैप्चर के लिए बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, है ना, डिवाइसेस आर यूटिलाइज्ड, है ना, डिवाइसेस आर यूटिलाइज्ड, ठीक है। ये कौन हो सकते हैं, अगर आपको टेम्परेचर सेंस करना है तो टेम्परेचर सेंसर्स होंगे, अगर आपको जो है कोई प्रेशर सेंसर करना है तो प्रेशर सेंसर्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स होंगे। अगर आपको मान लो कि क्या कहते हैं सेम टेम्परेचर के लिए अगर जो है आपको ऑटोमेटेड इफेक्ट देना है आपके रेफ्रिजरेटर में तो भी होगा, है ना। आपको मोशन सेंसर सेंस करना है तो मोशन सेंसर्स होंगे। सेंसर्स क्या करते हैं, डेटा कैप्चर करते हैं, करेक्ट। तो एक्चुअली क्या है जो आपका प्रॉब्लम है, या जो आई शुड से कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज in data capturing for computer system is that there is a heterogeneity in in data source, है ना। मैंने इसके बारे में ना पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है कि हेट्रोजीनियस वर्सेस होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस डेटा सोर्स मतलब जो डेटा आ रहे हैं ना वो अलग अलग सोर्सेज से आ रहे हैं, तो हेट्रोजीनिटी इन डेटा सोर्स है। सो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और आई शुड से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज इन डेटा कैप्चरिंग। अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जिनसे आप डेटा कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये फिगर आप देखो, ये मैंने जो है
एक्चुअली ये फिगर इंटरनेट से मैंने लिया है ताकि आपको मैं समझा सकूं। तो ये डेटा कैप्चरिंग टूल्स हैं, जैसे कि ये आपका एक टूल है। व्हाट इज दिस टूल? इट इज एक्चुअली ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, है ना। मैंने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ाए थे, तो उस समय उस वीडियो में समझाया था कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है। ये क्या कर रहा है? ये कैरेक्टर्स को सेंस कर रहा है, ठीक है। अगर आप ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर समझ गए, तो फिर अगला ये इस वाले को समझोगे तो ये क्या है? देखो, ये फिंगरप्रिंट जो है आपका, उसको कैप्चर कर रहा है ना। जब आप आधार कार्ड बनाने के लिए जाते हो, है ना, और कभी कभी बैंक्स में जाते हो, तो क्या होता है कि आपका फिंगरप्रिंट, जो अभी इंडिया में ऐसा हो रहा है कि फिंगरप्रिंट आपका जो है वो एक डिवाइस पे आपके फिंगर्स को रख के कैप्चर करते हैं, और उससे आपका जो है ना आधार कार्ड, अपने आप आधार नंबर उनको मिल जाता है। बिकॉज योर फिंगर, जो आपकी फिंगर जो आपके जो फिंगर मार्किंग्स हैं, है ना, तो वो जो है एक्चुअली आधार कार्ड में आपके सेव हो चुका है। तो आप जब भी अपने फिंगर सेंसर्स पे जो है, अगर आप अपने जो है फिंगर की मार्किंग्स देते हो, तो अपने आप जो है आपको आधार नंबर मिल जाता है। तो ये वो डिवाइस है कैप्चर करने के लिए। सिमिलरली ये क्या है? देखो, ये MICR है। ये क्या करता है? मैग्नेटिक इंक को जो है ना, MICR जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, ये मैग्नेटिक इंक को जो है ना ये कैप्चर करता है। मैग्नेटिक इंक क्या होता है? देखो, जब कभी ना अपने कभी कोई चेक बुक देखो, ठीक है, चेक बुक देखो, या फिर अपने फादर को देखो, कोई चेक बुक पूछो अपने पेरेंट से, फादर या मदर, ठीक है, चेक बुक देखो। चेक बुक के नीचे क्या होता है? आपके इतने नंबर्स लिखे होते हैं, है ना। या फिर कभी अगर आप ड्राफ्ट बनवाओगे ना, बैंक ड्राफ्ट जो होते हैं, तो बैंक ड्राफ्ट जो होते हैं उसमें नीचे में क्या होता है कि ना आपके जो है मैग्नेटिक इंक से क्या होते हैं कि ना उनके यूनिक नंबर्स लिखे होते हैं, 6 डिजिट के नंबर होते हैं, है ना, 6 डिजिट के होते हैं, मिनिमम 6 डिजिट के होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो नंबर्स होते हैं ना, इनको रीड करने के लिए ये जो है आपका डिवाइस आता है, ठीक है। तो ये क्या कैप्चर कर रहा है? सिमिलरली ये क्या है? ये तो बहुत इजी है, आजकल ये आप बहुत जगह पे देख रहे हो, है ना। व्हाट इज दिस? क्या है ये? तो आप अगर इसको समझो, जो आपके जो RFID जो रीडर्स होते हैं, नो सॉरी सॉरी, ये आपका बारकोड रीडर होता है ना। आई एम सॉरी, दिस इज बारकोड रीडर। तो ये क्या होता है? अगर आप शॉप्स में जाते हो, तो आजकल एक डिवाइस इसको हाथ पकड़े रहता है, और क्या यहाँ से पकड़ा रहता है, और उसके बाद ये जो आपका पोर्शन है ना, यहाँ से क्या करता है? रीड करता है किसको? जो आपके प्रोडक्ट के कुछ बार कोड्स कैसे लिखे होते हैं, ऐसे करके लिखे होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके कुछ बार्स बने होते हैं, उनको रीड करता है, तो उससे जो है ना प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो क्या पहले जैसे लिखा जाता था, और लिखने के बाद नॉर्मली क्या होता था कि उसका फिर कैलकुलेट होता था। आजकल सिस्टम में क्या है, प्रोडक्ट और उसका जो है इतना कॉस्ट है, वो अपने आप लिखा होता है, आप बस बारकोड को रीड कीजिए, अपने आप टोटल होके आ जाता है, और वो सिस्टम से जनरेट होके प्रिंट हो जाता है, और आप पेमेंट करके जल्दी से निकल जाते हो। सिमिलरली ये आपका क्या है? RFID रीडर है ना। RFID टैग्स को क्या होता है? ये रीड करता है, ठीक है। तो RFID टैग्स आजकल जो है फास्ट टैग्स वगैरह यूज हो रहे हैं, जो आपके टोल बूथ्स पे होते हैं, है ना, ऑन हाईवेज। वो ये क्या होता है? ये देखो, ये क्या है? ये एक्चुअली क्या करता है? आपके जो मैग्नेटिक कार्ड्स होते हैं ना, मैग्नेटिक कार्ड्स, कौन से? जो मैग्नेटिक कार्ड्स मतलब जो ATM पे जो मैग्नेटिक जो आपका पैनल लगा होता है ना, उसको क्या है? रीड करता है ये, है ना। तो ये क्या है? आप ATM की प्रोसेसिंग कर सकते हो इससे, है ना। तो ये क्या है? ये जितनी भी चीजें मैं दिखा रहा हूँ आपको, दीज आर द डिवाइसेस एंड मेथड्स फॉर ऑटोमेटिक डेटा कैप्चर, ठीक है। इससे क्या है? आप ऑटोमेटिक डेटा कैप्चर करने के लिए इन डिवाइसेस का यूज करोगे, फाइन। नाउ वन थिंग इज कि जब हम लोग ये बात करते हैं कि व्हाट इज डेटा कैप्चर, व्हाट इज हाउ यू कैन डू दैट, व्हाट इज द चैलेंज। नो, सेकंड पॉइंट इज, भाई आपने डेटा कैप्चर तो कर लिया, अब डेटा स्टोरेज कैसे करोगे, ठीक है। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम? तो देखो, क्या क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, जो आजकल डेटा कैप्चर हो रहा है ना, तो इट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड एट अ हाई रेट, हाई डेटा प्रोडक्शन, ओके। देन सेकंड इज, देखो, जो आप डिवाइसेस यूज कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है कि कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है ना, देयर इज अ डिक्रीज इन कॉस्ट, है ना। सो अभी आपको ये चाहिए, और उसके बाद तीसरी चीज क्या होती है कि कॉस्ट ऑफ सर्वर्स आर आल्सो इन्वॉल्व, बिकॉज सर्वर्स पे किसका कॉस्ट होता है? एक हार्डवेयर का कॉस्ट होता है,
एंड दूसरा सॉफ्टवेयर का कॉस्ट होता है। ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है ना, अभी अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा। तो जब भी हम स्टोरेज की बात करते हैं ना, तो देखो जब हम स्टोरेज डिफाइन करते हैं कि भाई हमारा कितना स्टोरेज होना चाहिए, 1 GB होना चाहिए, 1 TB होना चाहिए, तो हमें ये देखना होता है सबसे पहले कि आप जो है जो डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितना डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं पर डे। आपके पास बहुत डेटा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो मुझे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क लेना चाहिए या पेन ड्राइव लेना चाहिए, पेन ड्राइव मतलब यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो कहते हैं, या कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी लेना चाहिए, है ना। तो स्टोरेज वैसे डिफाइन होता है। सेकंड, आपका भाई कॉस्ट की बात होती है कि भाई आपका ऑप्टिमम डिक्रीज इन कॉस्ट मतलब ऑप्टिमम कॉस्ट में आपको स्टोरेज करना है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप भाई 4 GB का डेटा आपको जरूरत है और आप हार्ड डिस्क लेके बैठे हो, तो हार्ड डिस्क का कॉस्ट भी 7000 8000, अगर 1 TB का हार्ड डिस्क लोगे तो 7000 8000 का कॉस्ट आता है। तो अब उतना कॉस्ट दोगे उससे अच्छा है कि भाई 400 रुपए का यूएसबी ड्राइव ले लो या पेन ड्राइव ले लो, है ना। तो उससे क्या होगा, आपका कॉस्ट भी डिक्रीज होगा, ऑप्टिमाइज होगा, ठीक है। एंड थर्ड इज की कॉस्ट ऑफ सर्वर्स। अब अगर आप सर्वर्स इंस्टॉल करते हो तो भाई वहां सर्वर्स क्यों इंस्टॉल करते हैं, बिकॉज हाई एंड हो सकता है। अब जैसे कि आप फेसबुक यूज कर रहे हो, गूगल यूज कर रहे हो, तो उनके सर्वर्स होते हैं, क्यों, क्योंकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है लोग इतने सारे यूजर हैं, है ना। तो उसके में क्या होता है कि उनकी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, उनका जो कुछ डेटा होता है जो सेव करना चाहिए, है ना, तो वो सारी चीजें कहाँ सेव होती है, सर्वर्स पे सेव होती है ना। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रीज पे जो अटेंडेंस सेव होता है, इंडस्ट्री का डेटा डेली बेसिस पे रियल टाइम डेटा होता है, वो सर्वर पे स्टोर होता है। तो इतना सर्वर का स्टोरेज का होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। और वो सर्वर की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें हार्डवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है, ठीक है। कि कितना हार्डवेयर हार्डवेयर का क्या कॉस्ट होता है और सॉफ्टवेयर जो उसमें इन्वॉल्व है उसका क्या कॉस्ट होता है, फाइन। नाउ व्हेन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टोरेज, द थर्ड पार्ट इज नोन एज डेटा रिट्रीवल, ठीक है। अब आपने क्या किया, डेटा को ये कर दिया, कैप्चर कर लिया, स्टोर किया। स्टोर क्यों करते हैं, क्योंकि डेटा प्रोसेस करने के लिए जरूरत है तो उसके लिए स्टोर करते हैं, ठीक है। अब डेटा रिट्रीवल, देखो सबसे कॉस्टली जो होता है ना, दैट इज सर्च एंड रिट्रीवल ऑपरेशन, है ना। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये जो रिट्रीवल एंड सर्च हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, इट इज गोइंग ऑन इन द मेमोरी, ठीक है, मेमोरी, ठीक है। मैं एमडब्ल्यू बार बार लिखता हूँ, यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज मेमोरी, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ फॉर द सेक ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो सर्च और रिट्रीवल जो होता है ना, ये बड़ा कॉस्टली होता है और टाइम टेकिंग होता है। हमारा काम क्या है कि डेटा रिट्रीवल जो है, डेटा रिट्रीवल कौन करता है, सीपीयू करता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग। कहाँ से करता है, मेमोरी से करता है ना। सेव कहाँ करता है, सीपीयू मेमोरी में करता है। तो दोनों के लिए सीपीयू को क्या चाहिए, मेमोरी का एक्सेस टाइम चाहिए। मेमोरी को एक्सेस करने के लिए जो टाइम लगता है उसको मेमोरी एक्सेस टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्च एंड रिट्रीवल ऑपरेशन है, सर्च मतलब मैं मेमोरी मेमोरी में मान लो कि ये मेमोरी है मेरा, है ना। मेमोरी में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है। तो मेरा डेटा D1 कहाँ पे रखा हुआ है, तो पहले इसको सर्च करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, यहाँ सर्च करेगा, पाएगा अच्छा D1 यहाँ है, उसके बाद फिर उसको रिट्रीव करेगा, फेच करेगा, सीपीयू में लाएगा, और फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा। तो हमें ये भी ख्याल रखना है कि कितना कम से कम कॉस्ट में कॉस्ट मस्ट बी रिड्यूस्ड एंड टाइम मस्ट बी रिड्यूस्ड एंड स्पीड मस्ट बी व्हाट, स्पीड मस्ट बी इंक्रीज्ड, ठीक है। मैंने रिड्यूस की जगह पे टाइम को इंक्रीज बता दिया है। तो कॉस्ट मस्ट बी रिड्यूस्ड एंड टाइम मस्ट बी रिड्यूस्ड एंड स्पीड मस्ट बी इंक्रीज्ड। स्पीड ऑफ क्या, स्पीड ऑफ रिट्रीवल ऑफ डेटा, है ना। तो सर्च एंड रिट्रीवल, रिट्रीवल जब मैं डेटा रिट्रीवल बोलूं मतलब उसमें इनहेरेंटली सर्चिंग आती ही है। अगर मुझे D1 का रिट्रीव करना है मेमोरी से, तो उसके लिए D1 को पहले सर्च करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, डेटा रिट्रीवल में पहले डेटा सर्च करता है और रिट्रीव करता है। तो सारा के लिए क्या है, हमें कम से कम कॉस्ट में ज्यादा ज्यादा से ज्यादा स्पीड के साथ कम से कम टाइम का यूज करके और ये ऑपरेशन करना है। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट बिहाइंड योर डेटा कैप्चर, डेटा स्टोरेज एंड डेटा रिट्रीवल। नाउ there are two other concepts, okay, let's talk about them. So what are those two concepts? One is known as data deletion, ओके। अब जब हम लोग डेटा डिलीशन की बात करते हैं तो देखो, आई शुड टेल यू, ठीक है। जब भी हम लोग डिलीशन करते हैं ना इन कंप्यूटर, डिलीशन, सो डिलीशन मतलब क्या होता है कि वॉट एवर द चेंजेस आर हैपनिंग, दिस चेंजेस ऑकर एट बिट लेवल, ठीक है। क्योंकि बिट्स में काम होता है ना हमारे सिस्टम में। तो क्या होता है कि भाई
बिट लेवल में जो है ना हमारे जो है ना डिलीशन के कारण चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो अब बिट लेवल पे होगा इसका मतलब डेफिनेटली इट इज टाइम कंज्यूमिंग। अब आप सिंपल सी बात है ना कि अगर आपको एक घर का दरवाजा तोड़ के नया बनाना है या फिर घर का दरवाजा तोड़ के उसको नया टाइप का दरवाजा बनाना है, तो उसके लिए क्या करोगे? आप हमेशा जो है पूरा दरवाजा तोड़ दोगे, उसके आजू बाजू के पूरे जो है घर तोड़ोगे, है ना, उसके जो ब्रिक्स हैं उसको हटाओगे। तो वो तो नहीं करते हो, आप क्या करते हो? दरवाजा केवल तोड़ना है ना, तो कभी कभी क्या है कि केवल चौखट जितना एरिया जो होता है उसको हटा देते हो, है ना, उसकी बॉर्डर्स को हटाते हो और नया दरवाजा बनाते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? नहीं तो क्या होगा? टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना। तो इसीलिए क्या है, जब भी हम लोग डिलीट करते हैं ना, तो हमेशा याद रखो डिलीट करने से, मान लो कि ये आपकी मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी है, ठीक है। तो मेमोरी में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस होते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस होते हैं, ठीक है, ये आपकी क्या है? मेमोरी है, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस अब मेमोरी में हो सकता है कि ये रोज एंड कॉलम्स में बटा हुआ है, ठीक है। आप देखो, मान लो कि ये आपका 1 2 3 4 5 6, देर आर 6 डिफरेंट लोकेशंस, और उसमें टोटल कितने हैं? वन, यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5, है ना। एक एक लोकेशन में 5 डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है, और मतलब ये एक अलग अलग लोकेशन है, ठीक है। अब क्या है, मुझे अगर मान लो कि मेरे पास कुछ डेटा है जो कि यहाँ पे है, डेटा D1, ठीक है। मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, तो एक्चुअली क्या होगा कि ये डेटा यहाँ से डिलीट अगर करूंगा तो बिट लेवल पे चेंजेस होंगे, टाइम कंज्यूमिंग है, एंड डेटा बहुत सारे डिलीट होते हैं दिन भर में। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि ना, मैं इस पर्टिकुलर मेमोरी को फ्री कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअल डिलीशन नहीं होगा, ऑलवेज अंडरस्टैंड, मैं इस पर्टिकुलर मेमोरी को मैं क्या कर दूंगा कि फ्री कर दूंगा, ठीक है। बट मैं क्या करूंगा, इसको एक्चुअल डिलीशन, नो एक्चुअल डिलीशन, ऑलवेज अंडरस्टैंड, नो एक्चुअल डिलीशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम इफ देयर इज सम डेटा दैट कम्स, कोई डेटा अगर D2 आता है, तो ये क्या होगा ना, यहाँ पे जाके D1 की जगह पे ये D2 सेव हो जाएगा। पहले अगर जब वो डिलीट था, इस लोकेशन जब वो डिलीटेड नहीं था, जब वो वहां पे ऑक्यूपाई कर रहा था स्पेस, तो D2 जाके सेव नहीं हो सकता था, बिकॉज D1 पहले से है। मैंने क्या किया, मैं डिलीट किया, इसका मतलब मैंने इस मेमोरी लोकेशन को फ्री कर दिया। फ्री कर दिया मतलब क्या हुआ कि अब वो एक स्टेटस दिखा रहा है। व्हाट इज दैट स्टेटस? स्टेटस एक होता है जो कि होता है ऑक्यूपाइड या फ्री। तो अभी क्या है, वो फ्री हो गया। जैसे ही फ्री पता चला, तो अभी क्या होगा, जब डेटा D2 आएगा तो मुझे अगर इस लोकेशन पे सेव करना है, मेमोरी को पता है कि भाई स्टेटस अभी क्या है, फ्री इस लोकेशन का। तो ये लोकेशन मान लो कि मैं रोज एंड कॉलम से देता हूँ, तो व्हाट इज दिस लोकेशन? 3,3, है ना, यहाँ से 3 और इधर से 3, तो 3,3 लोकेशन, 3,3 लोकेशन का मैंने स्टेटस देख लिया, फ्री है। मैं क्या किया, वहां D2, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब मैं D2 अगर सेव करूंगा तो ये ओवर राइट हो जाएगा और यहाँ पे D2 आ जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके के होते हैं, एक बिट लेवल पे जाके मैं चेंजेस करूँ तो उस वो भी किया जा सकता है, तो उसको टोटली वहां से मैं डेटा हटा दूंगा, ठीक है। तो लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो उसकी जगह पे मैं मेमोरी फ्री कर देता हूँ और ओवर राइट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग डेटा डिलीशन की बात किए, अब अगर उसी जगह पे अगर मैं डेटा रिकवरी की बात करता हूँ, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब डेटा रिकवरी का मतलब क्या होता है? तो रिकवर का मतलब क्या होता है? सम लॉस हैज हैपेंड एंड वी वांट टू रिकवर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लॉस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डेटा रिकवरी इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ आई शुड से रिट्रीविंग some data that is deleted or corrupted, fine, or it may be possible that it is lost from, it is lost from some secondary storage device. परमानेंट स्टोरेज होता है ना वो, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मैं डेटा रिकवरी की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या होता है, अब कोई डेटा है जो आपका होता है ना, गलती से हम लोग डिलीट कर दिए, है ना, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण करप्ट हो गया, कुछ मालवेयर आ गया, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, है ना, मालवेयर आ गया, कुछ अनऑथराइज्ड यूजर्स आ गए जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण करप्ट हो गया, आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस अचानक से जो है क्रैश कर गया, है ना। सो इट मे हैपन बिकॉज ऑफ सर्टेन मालवेयर और अनवांटेड एक्शंस, ठीक है।
जिसके कारण क्या हो गया, डिलीशन हो गया। ठीक है, ये जो डिलीशन हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, ना कि रिकवरी की बात कर रहा हूँ। और वी में से दैट द सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क क्रैश कर गया, ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ कि लॉस्ट हो गया डेटा। तो हमें क्या करना है, डेटा रिकवर करना है। तो आजकल क्या है ना, डिफरेंट मैकेनिज्म्स आर देयर, ठीक है, ऑफ डेटा रिकवरी। ठीक है, mechanisms are there. What are those mechanisms? Software mechanisms are there, and sometimes hardware mechanisms are also there. ठीक है, but normally some softwares are there which can be utilized for recovering the data, है ना। I can give you one example, ठीक है, जैसे कि एक है ease US data recovery। ठीक है, तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपके अगर डेटा लॉस हो गया है तो वो आपको वो डेटा रिकवर करके दे देता है। ठीक है, सिमिलरली देयर आर अदर टूल्स एंड सॉफ्टवेयर यू कैन सर्च ऑन योर ओन। ठीक है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं डेटा रिकवरी और डेटा डिलीशन के बारे में अलग से वीडियो बना के उन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको समझा दूंगा। ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है कि ये मैकेनिज्म्स का यूज करके आप डेटा रिकवर कर सकते हो। ओनली इंपॉर्टेंट थिंग दैट मस्ट बी अंडरस्टूड एज पार्ट ऑफ नोट इज कि जो भी आपकी रिकवरी है वो तभी होगी व्हेन द मेमोरी इज नॉट ओवर रिटन। ठीक है, अब क्या होता है ना कि कभी कभी, अब जैसे कि ये लोकेशन मैंने बताया था ना कि भाई यहाँ पे पहले क्या था, D1 था, D1 को मैंने मेमोरी फ्री कर दिया। अब फ्री कर दिया है और फिर अगर मैं उसको रिकवरी करना चाह रहा हूँ तो हो सकता है कि मुझे वो फिर से मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया ना कि मेमोरी फ्री कर रहा हूँ, ना कि एक्चुअल डेटा मैं वहां से हटाया हूँ, है ना। बिट लेवल में मैंने चेंजेस नहीं किए है। तो जब मैं डिलीट प्रेस करता हूँ, याद रखो, है ना, अब मैं, लेकिन यहाँ पे अभी हो सकता है, लेकिन मे बी पॉसिबल, नॉट नेसेसरीली, है ना, मे बी पॉसिबल कि जब मैंने यहाँ पे D2 लिख दिया है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर द डेटा सेट। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कि मेमोरी इज नॉट ओवर रिटन, है ना। देन योर रिकवरी, है ना, इज एफिशिएंटली पॉसिबल। क्यों एफिशिएंटली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार फिर भी रिकवर हो जाता है डेटा, लेकिन क्या है कि हो सकता है वो डेटा कुछ करप्ट हो जाए रिकवर के बाद। ठीक है, तो इसलिए ओवर रिटर्न नहीं होना चाहिए, तो डेटा रिकवर करना बहुत इजी होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें समझना चाहिए डेटा डिलीशन एंड डेटा रिकवरी के टर्म्स में, दैट इज योर कंसर्न्स ऑफ सिक्योरिटी। हम डेटा डिलीशन और डेटा रिकवर कर रहे हैं ना, तो उसमें सिक्योरिटी का कंसर्न समझना जरूरी है। क्या कंसर्न है, देखो, पहला, अगर डिलीशन हुआ है, डेटा डिलीशन दैट इज डन बाय सम अनऑथोराइज्ड अनऑथोराइज्ड यूजर और सॉफ्टवेयर, है ना, कोई मालवेयर हो गया है, कोई यूजर अनऑथोराइज्ड है। अनऑथोराइज्ड का मतलब क्या होता है, भाई कोई पीसी है, ये मेरा पीसी है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब मान लो कि अगर मैं इसमें जो पढ़ा रहा हूँ ये सारे को मैं सेव करके रखता हूँ डेटा को, अगर कोई दूसरा लॉग इन कर ले और उसके बाद ये इस डेटा को डिलीट कर दे तो कल तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। हो सकता है कि वायरस आ जाए मेरे सिस्टम में, कुछ सॉफ्टवेयर मालवेयर आ जाए मेरे सिस्टम में, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा आपको, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है सिक्योरिटी कंसर्न है। तो इसका रिमेडी क्या हो सकता है, रिमेडी हो सकता है कि अगर मैं लिमिटेड एक्सेस दूं, किसको, लिमिटेड एक्सेस दूं, लिमिटेड एक्सेस टू माय सिस्टम, है ना, टू कंप्यूटर सिस्टम, अगर मैं इसको दूं, है ना। लिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या होता है कि मैं इसको प्रोटेक्ट करूं। कैसे प्रोटेक्ट करूं, द यूज ऑफ पासवर्ड, ठीक है, और एल्स मैं क्या करूंगा, एनक्रिप्ट कर दूंगा इस फाइल को। मैं सिक्योरिटी के बारे में आपको और अच्छे से आगे बताने वाला हूँ, ठीक है, आगे कुछ क्लासेस में। ठीक है, एनक्रिप्ट कर दूं, है ना, इसको मैं अपनी फाइल को एनक्रिप्ट कर दूं। ठीक है, तो एनक्रिप्ट करने से क्या होगा कि नो मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल। हो सकता है ना, मैं कुछ पढ़ाया हूं और कोई मेरा फाइल खोल दे और इसमें कुछ मॉडिफाई करके कुछ और ही लिख दे। मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा के यहाँ पे लिखा है कि भाई एनक्रिप्ट नहीं किया है, तो हो सकता है कि मैं इस फाइल को कोई दूसरा खोले और नो मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल की जगह यस मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल लिख दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने फाइल को एनक्रिप्ट करूंगा, है ना, ताकि इसमें पासवर्ड दे दूंगा ताकि कोई जो है ना मेरा फाइल को उस पासवर्ड के बिना ना ओपन करे। तो ये क्या हुआ कि डिलीशन बाय अनऑथोराइज्ड पर्सन or software. Now, it may also be possible that there is unauthorized recovery.
ठीक है, दिस इज द सेकंड केस और सिक्योरिटी कंसर्न इन केस ऑफ डेटा डिलीशन, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो अनऑथराइज्ड रिकवरी का क्या मतलब होता है। मान लो मेरा हार्ड डिस्क क्रैश कर गया, ठीक है, हार्ड डिस्क को छोड़ दो, चलो मैं बताता हूँ कि मान लो तुम लोग क्या है मोबाइल करते हो ना। मान लो कि तुम्हारा मोबाइल क्रैश कर गया, या तुम्हारा मोबाइल अब जो है खुल ही नहीं रहा है, क्या करोगे आप। अब मान लो क्या करते हो, नॉर्मल यूजर जिसको समझ नहीं है वो क्या बोलेगा कि ठीक है इसमें से मैं सिम निकाल देता हूँ, इसमें से मैं अपना जो है बैटरी निकाल, बैटरी क्या जरूरत है निकालने की, सिम निकाल दिया मैंने, अपने डेटा को मैंने डिलीट कर दिया, या मैंने डिलीट नहीं किया सिम निकाल दिया, और मैंने क्या किया कि मोबाइल को फेंक दिया। अब हो सकता है जिसको मोबाइल मिल जाए वो क्या करेगा, वो प्रॉपर टूल्स का यूज कर ले, है ना। प्रॉपर टूल्स मतलब क्या हुआ कि कोई सॉफ्टवेयर यूज कर ले, और जो आपका डेटा है, कॉन्टेक्ट्स है, कुछ है, वो क्या करे, आपका रिकवर कर ले। ठीक है, तो ये क्या होता है कि दिस इज एक्चुअली एन अवेयरनेस जो हमें होना चाहिए। अगर हम मोबाइल आप फेंक भी रहे हो तो वो किसी के काम तो आना नहीं है, तो क्या करोगे आप, मोबाइल्स के जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपरली डिलीट करो। उसके बाद आप हो सकते तो आप उस मोबाइल को तोड़ दो, क्रश कर दो, ताकि उस मोबाइल के हार्डवेयर क्रश हो जाए तो कोई सॉफ्टवेयर उस पर काम ना करे। करेक्ट, तो ये क्या है कि ये अवेयरनेस की इश्यूज है। अगर ऐसा होता है कि कोई अनऑथराइज, नहीं तो क्या होगा, कोई उसको उठाएगा और रिकवर कर लेगा। तो अनऑथराइज एक्सेस से क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है एक्चुअली, आपका जो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी होती है ना, जो आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा था, कॉन्फिडेंशियल, तो वो जो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी होती है ना, उसका लॉस होता है। ठीक है, अब आपका डेटा जो कॉन्फिडेंट था आपके लिए केवल था, वो डेटा जो है ना अब दूसरे के पास भी है, सो दे कैन यूज इट इन एन अनऑथराइज्ड वे। ठीक है, तो मैं आपको एक्चुअली आज की क्लास में क्या बताया हूँ, क्या सिखाया हूँ कि भाई डेटा के टाइप्स क्या होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन डेटा के टाइप समझने के बाद डेटा पे वर्क करते समय हमें डेटा को कैप्चर करना है, रिट्रीवल करना है और स्टोर करना है, वो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और कैसे हमें दिमाग लगाना है। आप कल के डेट में अगर आप हार्ड डिस्क खरीदने जा रहे हो तो आपको सोचना है कि 7,000 रुपए देने के बाद क्या उसका यूज है। जैसे कि मैं आने वाले समय में आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा और मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल, मैं कुछ प्रैक्टिकल्स कराऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि हार्ड डिस्क कैसा दिखता है, क्या होता है। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास एक हार्ड डिस्क है जो 1 TB का हार्ड डिस्क है। एंड 1 TB का हार्ड डिस्क मैंने क्यों लिया, मैंने बहुत सोचा। पहले मेरे पास यूएसबी फ्लैश ड्राइव हुआ करता था, मैं पेन ड्राइव से काम करता था, लेकिन मुझे जो है स्टोरेज की, परमानेंट स्टोरेज की जरूरत पड़ी, मुझे बैकअप लेने की जरूरत पड़ी, तो मैंने 1 TB का हार्ड डिस्क यूज किया, और वो हार्ड डिस्क डे बाई डे फुल होते जा रहा है। लेकिन उसका ऐसा नहीं हो रहा है कि 10 दिन के बाद फुल हो जाएगा। तो मुझे, मेरे लिए 1 TB की हार्ड डिस्क जो है एफिशिएंट है, क्योंकि वो कुछ सालों तक चलेगा। तो इसीलिए इसीलिए आई एम सॉरी, इसीलिए 1 TB की हार्ड डिस्क जो है मैंने परचेज किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जज करना कि डेटा स्टोरेज, डेटा रिट्रीवल और डेटा जो आपका कैप्चर ये करने के लिए और क्या क्या डिवाइसेस होते हैं, और आप ये सारी चीजें करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। जब ये कर लिया तब हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा डिलीशन, डेटा रिकवरी ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे होता है, एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या होते हैं इसमें। ठीक है, मैं आपको जो है जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो प्रैक्टिकल्स में मैं आपको बताऊंगा कि डेटा डिलीशन का क्या मतलब होता है, डेटा रिकवरी का क्या मतलब होता है। ठीक है ना, मैं आपको एकदम सिंपल रिकवरी करके भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पे क्लोज करते हैं। आई एक्सपेक्ट कि मैंने जो आपको आज बताया है वो आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में कुछ नहीं आया है, कुछ डाउट है, सो यू कैन ऑलवेज आस्क मी द क्वेश्चंस, बिकॉज माय कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ऑन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव ए नाइस